हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में फंडामेंटल्स ऑफ सोशल एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी जो है हमारा, इसके जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उसको कवर करेंगे, जो कि दिसंबर एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप हमारे यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर ले, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारा ये वेबसाइट है जिस पे आप विज़िट कर सकते हैं, और ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है जिस पे जाकर अगर आपको कोई नोट्स चाहिए या गेस्ट पेपर चाहिए तो वो भी आप परचेज़ कर सकते हैं इस नंबर पे कॉल करके। हमारा पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी, एग्जामिन इट्स रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन। तो हम ये पढ़ेंगे कि जो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है वो क्या है, और दूसरे जो सब्जेक्ट है या फिर डिसिप्लिन है उनके साथ में इसका रिलेशन क्या है। तो पहले हम ये पढ़ेंगे कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ एंथ्रोपोलॉजी दैट स्टडीज़ ह्यूमन पास्ट थ्रू मटेरियल रिमेन। मतलब इसमें हम उन चीज़ों की स्टडी करते हैं जो कि पास्ट में मटेरियल के थ्रू रह चुके हैं, मतलब पास्ट की चीज़ों को हम स्टडी करने की कोशिश करते हैं मटेरियल्स के थ्रू। दीज रिमेन्स इंक्लूड टूल्स, पोल्ट्री, बोन्स एंड स्ट्रक्चर्स, आर्ट, सीड्स, मेटल एंड इवन लैंडस्केप्स। तो इसमें हम कौन कौन से रिमेनिंग चीज़ों को इंक्लूड करते हैं, जैसे टूल्स को, पोल्ट्री को, बोन्स, स्ट्रक्चर्स, आर्ट की कोई चीज़ हो सकती है, सीड्स या मेटल, और यहाँ तक कि लैंडस्केप वाली चीज़ों को भी इंक्लूड करते हैं। बाय एग्जामिन व्हाट पीपल लेफ्ट बिहाइंड, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ एंसेंट ह्यूमन लिव्ड, व्हाट दे आर, हाउ what they ate and how they organized their societies, how they adapted to their environment and how cultures changed over long periods of time। so ये लाइन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो लोग किन चीज़ों का रिसर्च करते हैं इसके थ्रू, कि किस तरीके से जो अर्ली ह्यूमन थे वो किस तरीके से लीव करते थे, रहते कैसे थे, वो क्या खाते थे, और वो किस तरीके से अपनी सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करते थे। वो उन्होंने अपने आप को एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग या फिर कल्चर के अकॉर्डिंग ढाल रखा था कि नहीं ढाल रखा था। नेक्स्ट है कि अनलाइक हिस्ट्री विच रिलाइज मोस्टली ऑन रिटन रिकॉर्ड्स, आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी सोसाइटी दैट डिड नॉट लीव रिटन डॉक्यूमेंट इवन फॉर द सोसाइटीज दैट डिड राइट। आर्कियोलॉजी provides physical evidence that can confirm challenges or expand historical knowledge। और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में उन चीज़ों का रिसर्च या उन चीज़ों के बारे में पढ़ा जाता है जिसके बारे में हमारे पास कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं है। ठीक है, इसमें जितनी भी चीज़ें वो रिमेनिंग जो टूल्स है या जो भी हमारे पास पोल्ट्री है उनके बेस्ड पर चीज़ों को आधार बनाकर आगे स्टडीज़ करी जाती है। Again, that is important line. In the simple words, archaeological anthropology is the study of past human culture using physical object and environment clues। तो ये वाला आप लाइन ज़रूर लिखें अपने एग्ज़ाम में कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जो है वो मेनली पास्ट जो ह्यूमन की कल्चर्स है उन पे फोकस करती है, वो भी फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड एनवायरमेंटल क्लूज के थ्रू। ठीक है, इसके अलावा हाउ डिड एंसेंट ह्यूमन्स माइग्रेट एंड सेटल, हम इसमें ये भी पढ़ते हैं कि जो अर्ली ह्यूमन थे वो किस तरीके से माइग्रेट हुए, वो कैसे रहते थे, व्हाट टेक्नोलॉजीज डिड दे यूज़, वो टेक्नोलॉजी कौन से यूज़ करते थे, उनके हाउस कैसे होते थे, उनका सोशल, इकोनॉमिक और रिलीजियस जो प्रैक्टिसेस थे वो किस तरीके से वो रन किया करते थे। नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेशनशिप विद अदर डिसिप्लिन्स। तो वो हमने अभी इंट्रोडक्शन की बात करी, इसमें हम ये पढ़ेंगे कि दूसरे डिसिप्लिन के साथ में रिलेशन कैसा है इस सब्जेक्ट का। तो आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ अ क्लोजली कनेक्टेड विद मैनी अदर फील्ड। ठीक है, ये बहुत सारे फील्ड के साथ कनेक्टेड है बिकॉज स्टडिंग द पास्ट रिक्वायर्स मल्टीपल टाइप ऑफ एविडेंस। आर्कियोलॉजिस्ट ऑफन वर्क विद रिसर्चर from different disciplines। some of these key relationships are discussed below। तो हम इनके रिलेशनशिप को इन टॉपिक्स के थ्रू या फिर इन पॉइंट्स के थ्रू समझ सकते हैं। पहला पॉइंट है रिलेशनशिप विद फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी वर्क्स क्लोजली विद फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी स्पेशली व्हेन डीलिंग विद ह्यूमन बोन्स एंड फॉसिल्स। फिजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट स्टडी skeletal remain to determine age, sex, health, diet and disease, इवोल्यूशनरी चेंजेस। जो एंथ्रोपोलॉजी होते हैं या एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कहीं ना कहीं रिमेनिंग चीज़ों के थ्रू ही चीज़ों को जानने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अगर कोई हड्डी या स्केलेट जो कि ढांचा है मांस का
उसके थ्रू वो ये देखने की कोशिश करते हैं कि उसकी एज क्या है, उसका सेक्स या जेंडर क्या, उसका हेल्थ, डाइट, डिजीज़, इन चीज़ों को वो पता करने की कोशिश करते हैं। तो एक तरीके से एंथ्रोपोलॉजी जो है कहीं ना कहीं जो ये जो सब्जेक्ट है इससे क्लोज जुड़ा हुआ है। और नेक्स्ट पॉइंट इज़ रिलेशनशिप विद कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी। पहले हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के साथ रिलेशन पढ़ा, दूसरा है कि कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के साथ क्या रिलेशन है। तो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी हेल्प्स आर्कियोलॉजिस्ट, जो कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं वो जो भी एविडेंस देते हैं, जैसे कि वो सोशल स्ट्रक्चर, रिचुअल्स या इकोनॉमी से जुड़े हुए अगर कोई वो एविडेंस देते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं शो करता है कि किस तरीके से जो ये अर्ली ह्यूमन कैसे रहा करते थे, उनके ऑर्नामेंट्स कैसे थे, वो कौन से टूल्स यूज़ करते थे, उनका जो बुरल पैटर्न था वो कैसा था, या फिर उनका कल्चर जो था वो कैसा था, ये भी हम इसके थ्रू समझ सकते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कि रिलेशनशिप विद हिस्ट्री। अगर हम सब्जेक्ट को देखें तो इसका हिस्ट्री से बहुत ही क्लोज रिलेशन है। इस तरीके से इन दोनों को हम कह सकते हैं कि दोनों एक दूसरे के क्या है, ईच अदर कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि हिस्ट्री से हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने के लिए मिलता है। हिस्ट्री भी कहीं ना कहीं नहीं, हिस्ट्री कहीं नहीं कहीं बल्कि पूरी तरीके से जितने भी पास्ट एविडेंस है या फिर पास्ट जो इवेंट्स होते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होती है। तो इस तरीके से आर्कियोलॉजी भी हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। ये सब जो सब्जेक्ट है ये ज्योग्राफी से कैसे जुड़ा हुआ है। तो ज्योग्राफी helps archaeologists understand how human use their environment, concept like climate, soil, landforms and water resources। तो हमें ये बताता है ये सब्जेक्ट किस तरीके से ज्योग्राफी भी इस सब्जेक्ट से क्लोज रिलेशन में है, क्योंकि जो ज्योग्राफी है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट, सोइल एंड लैंडफॉर्म्स का इन चीज़ों के बारे में जानकारी देता है। और इस सब्जेक्ट में भी हम इन चीज़ों को जो है स्टडी करते हैं, क्योंकि ह्यूमन से जुड़े हुए सारे सब्जेक्ट है, इसलिए ह्यूमन के बारे में हम इन सब चीज़ों के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। जैसे इसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं वो क्लाइमेट के बारे में पता करते हैं कि उस टाइम का क्लाइमेट कैसा था, उस टाइम की सॉइल कैसी थी, उस टाइम के लैंडफॉर्म्स या फिर वाटर रिसोर्सेज कहाँ से उनको मिलते थे, कैसे वो लोग पानी को प्राप्त करते थे। तो ये सारी चीज़ों की स्टडी करी जाती है। नेक्स्ट है कि रिलेशनशिप विद जियोलॉजी। इसमें ये इम्पॉर्टेंट है कि किस तरीके से जियोलॉजिकल जो नॉलेज है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई द एज ऑफ रॉक्स, लेयर्स, वॉल्केनिक एश और सॉइल डिपॉजिट्स। इज रिलेशनशिप विद केमिस्ट्री एंड फिजिक्स। तो केमिस्ट्री और फिजिक्स के साथ में भी इसका रिलेशन है, क्योंकि ये हमें रिसर्च जो मेथड्स है और साइंटिफिक टेक्निक्स के थ्रू हम इन चीज़ों का पता लगाते हैं, जैसे कि रेडियो कार्बन डेटिंग के थ्रू हम फॉसिल्स का यूज़ कर सकते हैं, डीएनए टेस्टिंग के थ्रू। तो कहीं ना कहीं हम साइंस में फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट का यूज़ करके एंथ्रोपोलॉजी सब्जेक्ट को स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। कंक्लूजन में आप क्या बता सकते हैं कि आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी इज़ द मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट। तो ये बहुत सारे सब्जेक्ट के कॉम्बिनेशन से बना हुआ है। इसमें बहुत सारे सब्जेक्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड है, और यहाँ पे ह्यूमन के पास्ट एक्टिविटीज़ या फिजिकल एविडेंस को पढ़ा जाता है। जितने भी फिजिकल एविडेंसेस हैं उनको बेस बनाकर जो अर्ली ह्यूमन थे उनके बारे में स्टडी करी जाती है। ठीक है, इसके अलावा आप यहाँ पे ये बता दें किस तरीके से सारा सब्जेक्ट जो है ये हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जियोलॉजी और बायोलॉजी और नेचुरल साइंसेस से कनेक्टेड है। इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन ख़त्म होता है। आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिव एन अकाउंट ऑफ द आर्कियोलॉजिकल साइट इसामपुर। तो जो ये इसामपुर है इसके बारे में हमें बताना है। इसामपुर इज़ द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट इन इंडिया बिकॉज इट गिव्स अस डायरेक्ट एविडेंस ऑफ some of the अर्लीस्ट स्टोन टूल मेकर्स ऑन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो इस तरीके से जो इस्लामपुर है वो क्यों इम्पोर्टेंट रखता है, एक तो ये इंडिया में है, दूसरा ये हमें अर्लीस्ट स्टोन टूल्स जो मेकर्स थे उनकी जानकारी देता है। और ये इंडिया में भी कहाँ पे, ये कर्नाटका के ये सोरापुर में है। ये यहाँ पे जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने 1980 से लेकर 1990s में खुदाई करनी स्टार्ट कर दी थी। तब जाके हमें एएसआई के थ्रू पता चला था कि ये ऐसी कोई जगह है जहाँ पे कि जो पत्थर है उनके टूल्स मौजूद हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन इसके बारे में ये वाली है कि इंडियाज़ फर्स्ट मोस्ट वेल प्रिजर्व्ड
अकेओलियन स्टोन टूल वर्कशॉप। तो ये हमारे इंडिया का फर्स्ट एंड मोस्ट प्रिजर्व क्या है, अकेओलियन, जो कि एक स्टोन वर्क होता है, स्टोन टूल वर्क होता है, उसके बारे में ये हमें बताता है। और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे हम जाए तो ये लोअर पैलेलिथिक पीरियड से ये रिलेट करता है, ठीक है। और यहाँ पे जो ह्यूमन जो थे वो 1.5 मिलियन 1.2 मिलियन से लेकर 0.5 मिलियन ईयर्स के जो लोग थे यहाँ पे रहा करते थे, मतलब इतने साल पहले की बात है यहाँ पे। और यहाँ पे होमो इरेक्ट्स जो लोग हैं वो पाए गए हैं। होमो इरेक्ट्स जो थे वो ह्यूमन काइंड, मतलब अर्ली ह्यूमन के ही टाइप है, वो यहाँ पे पाए जाते थे। इम्पॉर्टेंट ऑफ डिस्कवरीज एट इस्लामपुर। अगर यहाँ के डिस्कवरीज की बात करें तो कौन से टूल्स मिले, मैंने अभी बताया आपको कि यहाँ पे मिले हैं अकेओलियन टूल्स जो है यहाँ के बहुत इंपॉर्टेंट टूल्स हैं। और इनमें भी हमने कौन कौन से टूल्स को इंक्लूड कर रखा है। पहला टूल है हैंड एक्स, दूसरा है क्लीवर्स एंड स्क्रैपर्स और फ्लैक्स। ये सारे टूल्स जो है यहाँ पे पाए गए हैं। यहाँ पे औजार टूल्स तो मिले, इसके अलावा यहाँ पे फ्लैक्स, वेस्ट पीसेस एंड कार्डेड स्टोन्स, जो बच्चे खुचे जो भी कच्चे पदार्थ है वो भी यहाँ पे मिले हैं। और यहाँ पे रॉ मटेरियल के लिए वो लोग क्या यूज़ करते थे, एज अ रॉ मटेरियल वो लोग लाइमस्टोन को यूज़ करते थे, मतलब कि चूना पत्थर को यूज़ करते थे। नेक्स्ट है कि वाई इस्लामपुर इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझने के लिए ये रीजंस बता सकते हैं। पहला रीज़न है कि अर्लीस्ट वर्कशॉप एविडेंस। हमें यहाँ पे बहुत सारे जो अर्लीस्ट वर्कशॉप के एविडेंसेस हैं वो मिलते हैं। जैसे कि हमें क्या मिलता है, यहाँ पे स्टोन टूल्स मिलते हैं हमें यहाँ पे, जो कि हमें ह्यूमन के बारे में बताते हैं कि ह्यूमन किस तरीके से प्लान करते थे, किस तरीके से अपने डेली एक्टिविटीज़ को रन करते थे। नेक्स्ट है कि शोज़ एडवांस्ड स्केल। वहाँ के लोगों ने ये मतलब जब ये अर्ली लोग थे, कहीं ना कहीं उनके स्केल को ये जो टूल्स है शो करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस टूल को शेप दिया, किस तरीके से रॉ मटेरियल का यूज़ करके इन चीज़ों को उन्होंने अपने आइडिया के थ्रू उन्होंने बनाने की कोशिश करी। प्रोवाइड्स इकोलॉजिकल क्लू। इकोलॉजिकल क्लू हमें ये क्या देते हैं, हमें ये बताते हैं इकोलॉजिकल क्लोज के अंदर कि कहीं ना कहीं जितने भी काम हो रहे थे, मटेरियल्स बनाए जा रहे थे, ये इलाके जो थे पानी के पास में ही हुआ करते थे, जहाँ पे पानी अवेलेबल्स थे। इसके अलावा ये हमें हेल्प्स करता है ट्रेस ह्यूमन इवोल्यूशन इन इंडिया, कि किस तरीके से इंडिया में जो ह्यूमन थे उनका इवोल्यूशन हुआ, ये हमें ये भी पता करने में हेल्प करता है। लास्ट में आप ये पॉइंट बता सकते हैं कि जो इस्लामपुर है वो किस तरीके से इम्पॉर्टेंट हेरिटेज साइट है और इसने हमारे इंडिया की जानकारी लेने में हेल्प करी है, जिससे हम प्री हिस्टोरिक लाइफ और वहाँ के टूल्स के थ्रू उनकी लाइफ को जान सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। ये सेकंड क्वेश्चन था हमारा। आई होप कि आपको ये पसंद आया हो और आप हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ये हमारा अगला क्वेश्चन है थर्ड, ब्रीफली एग्जामिन द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो सिंधु जो घाटी थी उसके हमें सारे फीचर्स बताने हैं। तो सिंधु घाटी सिविलाइजेशन को हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोलते हैं और ये एक वर्ल्ड्स अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन है। तो ये कैसा है, ये शहरी सिविलाइजेशन है जो कि 2500 से लेकर 1720 BCE के जो इस टाइम पे ये इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हुआ था। और इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे जितने भी सिटीज़ पाए गए वो वेल प्लान्ड सिटीज़ थे और यहाँ पे एडवांस टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया गया है और यहाँ के एविडेंस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है इनके कल्चरल लाइफ को समझने के लिए। टाउन प्लानिंग एंड अर्बन डिज़ाइन, इनका जो टाउन प्लानिंग था वो काफ़ी ज़्यादा आज का जो टाइम है प्रेजेंट टाइम उससे मिलता था, क्योंकि यहाँ पे अच्छी सड़कें हुआ करती थी, ग्रिड सिस्टम यहाँ पे हुआ करते थे और जो टाउन थे वो काफ़ी ज़्यादा प्लान के साथ में बनाए गए थे, प्लानिंग के साथ बने हुए थे। और इनकी सिटीज़ लाइक हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, धोलावीरा, ये सारे और लोथल यहाँ की मतलब फेमस सिटीज़ थे यहाँ के। और ख़ासकर यहाँ पे जो शहर थे वो दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में बटे हुए थे। एक को हम बोल सकते हैं सिटाडेल जो कि अपर टाउन्स थे और एक था लोअर टाउन जो कि नीचे हुआ करते। सिटाडेल जो था वो ऊंचाई पे बना करता था और ये जो था दूसरा वाला लोअर टाउन जो नाम से हमें पता चल रहा है कि नीचे बनाए जाते थे।
और इन सारे घरों में, इनके घरों में जो घर होते थे वो ब्रिक्स ईंटों के बने होते थे। मल्टीपल रूम्स इनके घर में होते थे, टॉयलेट्स भी होते थे, साथ में अपने इनके प्राइवेट जो वेल है, कुएँ हैं, वो भी हुआ करते थे। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम, इनका जो ड्रेनेज सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा एडवांस था, क्योंकि जो सड़कें थी वो मेन नाली से कनेक्टेड हुआ करती थी, और इनके सड़कों के किनारे या फिर कुछ दूरी के बाद मेन होल्स होते थे, जहाँ पे सारी जो नालियाँ थी वो जाके कनेक्ट हो जाती थी एक दूसरे से। आर्ट्स एंड क्राफ्टमैनशिप, यहाँ के जो आर्टिशन थे वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे। वो बहुत सारे ब्यूटीफुल पॉटरी, बिड्स, सील्स मतलब ज्वेलरीज, ये सारी चीज़ें वो खुद से अपने हाथों से डिज़ाइन किया करते थे। इसके अलावा वो लोग और भी बहुत सारे टाइप्स के लाइक कॉपर, ब्रॉन्ज, गोल्ड, सिल्वर के जो टूल्स थे वो भी बनाया करते थे, ऑर्नामेंट्स बनाया करते थे, हाउस होल्ड आइटम्स भी बनाया करते थे। एक एग्जांपल हम देख सकते हैं डांसिंग गर्ल का, जो कि ब्रॉन्ज स्टैचू था। ठीक है, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। इसके अंदर हम ये पढ़ेंगे एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी के अंदर कि वो लोग जो थे वो भी खेती किया करते थे। उनका जो मेन ऑक्यूपेशन था वो एग्रीकल्चर था। वो लोग गेहूँ, जौ, राई, मटर, चावल, कपास, ये सारी चीज़ों को उगाया करते थे, और इन चीज़ों को खेती करने के लिए वो कुएं और नहरों का पानी जो था, वेल और चैनल्स का, वो पानी यूज़ करते थे। साथ में इनकी इकोनॉमी की बात करें तो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, क्योंकि ये एग्रीकल्चर भी करते थे, साथ में ट्रेड भी करते थे, एंड क्राफ्ट का प्रोडक्शन भी करते थे। और ये लोग ट्रेड करने के लिए विदेशों में, जैसे कि मेसोपोटामिया, अफ़गानिस्तान, पर्शियन गल्फ़, इन कंट्रीज़ का यूज़ करते थे। इन कंट्री में जाकर वो अपने सामानों को बेचते थे। अगर हम इनके राइटिंग सिस्टम की बात करें तो इनकी जो राइटिंग्स है इनको हम पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि ये पिक्टोग्राफिक था। पिक्टोग्राफिक मीन कि ये चित्र के थ्रू अपनी चीज़ों को बोला करते थे। इसको पढ़ना अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और ये लोग जो थे अपने स्क्रिप्ट के थ्रू अपनी चीज़ों का रिकॉर्ड भी रखा करते थे, जिससे हम इनके बारे में जान पा रहे हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे जो था इनके रिलीजियस बिलीव्स क्या थे, तो हड़प्पा के जो रिलीजियस बिलीफ थे कि ये लोग नेचर की पूजा करते थे। ठीक है, ये लोग भगवान की पूजा नहीं करते थे, बल्कि ये लोग प्रकृति की पूजा करते थे। यहाँ पे कोटा का जो मूर्ति है वो पाया गया है। साथ में यहाँ पे मातृ देवी, जिसको हम बोल सकते हैं मदर गॉडेस, वो पाई गई है। यहाँ पे पशुपति सील पाए गए हैं, और ये पेड़ों की, जानवरों की, और जो फायर्स थे, अग्नि थी, उसकी पूजा किया करते थे ये लोग। इनका जो पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ था वो काफ़ी ज़्यादा वेल ऑर्गेनाइज था और डिसिप्लिन था। ठीक है, हर एक चीज़ प्लानिंग के साथ बनाई गई थी। यहाँ पे वेट भी थे, हर चीज़ को वेट करने का एक पैमाना था, माप था। कंक्लूजन में आप इन बातों को लिख देना कि ये एक प्लान्ड सिटी था, इसमें एडवांस ड्रेनेज सिस्टम था, और इन लोगों ने बहुत सारे जो ट्रेड करते थे, साथ में बाहर के एग्रीकल्चर तो करते थे, ट्रेड भी करते थे बाहर के देशों के साथ में, और आर्टिशन जो है यहाँ के वो काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ब्रीफली डिस्क्राइब द टूल टाइप एंड टेक्निक्स ऑफ अपर पैलियोलिथिक कल्चर। तो पैलियोलिथिक कल्चर में किस तरीके के टूल्स यूज़ किए जाते थे, उनके टेक्निक्स क्या थे, हम ये पढ़ेंगे। पहले आप इसमें ये बता देना कि जो अपर पैलियोलिथिक पीरियड था वो स्टार्ट कब हुआ था। तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 14,000 ईयर अगो। ठीक है, तो फिर 14,000 ईयर अगो से लेकर 10,000 ईयर अगो तक इसकी स्टार्टिंग मानी जाती है, और इसमें टेक्नोलॉजी, क्रिएटिविटी एंड स्किल्स पे फोकस किया गया था, और यहाँ पे इन चीज़ों को प्रोग्रेस हुआ था। स्टोन टूल्स, ब्लेड्स एंड बुरिन्स। अगर हम इस पीरियड में बात करें तो इन्होंने ब्लेड्स का इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिया था। साथ में इन्होंने एक और टेक्नोलॉजी, एक और जो टूल्स था इनका, वो था बुरिन्स। तो इस तरीके से बुरिन और ब्लेड्स का इस्तेमाल करना इन्होंने स्टार्ट कर दिया था इस टाइम पे। ये जो टूल थे, बोन, एंटलर एंड आयोरी टूल्स, ये ऐसे टूल्स हुआ करते थे जिसमें जो ये लोग थे वो हड्डी, सिंक और हाथी के जो दांत थे, एलिफेंट के जो सिंक दांत जो थे, उनका इस्तेमाल करके इन चीज़ों को बनाते थे। और ये जो मटेरियल हुआ करते थे काफ़ी ज़्यादा टफ़, फ्लेक्सिबल और इजी टू शेप देना इनको हुआ करता था। और इनमें हम देख सकते हैं कि इन्होंने हारपुन्स बनाए थे, स्पेयर थ्रोवर्स बनाए थे, नीडल्स, पॉइंट्स, स्पेयर, ये इनके कुछ टूल्स हैं जो कि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके इन्होंने बनाया। नेक्स्ट
था कंपोजिट टूल। कंपोजिट टूल्स एक ऐसे टूल्स हुआ करते थे जिसमें बहुत सारे जो मटेरियल्स थे उनका यूज़ करके ही बनाए जाते थे, जैसे कि इसमें पत्थर की नोक, गोंद, पेड़ के जो छिलके हुआ करते थे, या फिर लकड़ी के जो वुडन जो शाफ्ट थे, और स्टोन टिप, ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके इनको एक मिश्रण के रूप में तैयार किया जाता था। नेक्स्ट है ब्लेड मेड बाय प्रेशर फ्लैकिंग। इस टूल में जो ये फ्लैकिंग है उस पर प्रेशर डाल के इसका इस्तेमाल किया जाता था या फिर इसका निर्माण किया जाता था। ठीक है, पहले जो इसके किनारे के साइड के जितने भी पत्थर होते थे छोटे छोटे, उनके पत्थर के छोटे 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 टुकड़ों को हटा लेते थे, जिससे ये बहुत ज़्यादा नुकीला हो जाता था और इसको एक अच्छा सा शेप मिल जाता था। और ये जो ब्लेड हुआ करते थे वो माइक्रोलिथिक जो थे, उन छोटे छोटे ब्लेडों से मिलकर इनका जो निर्माण है वो किया जाता था। एक और टूल था जिसको हम माइक्रोलिथिक बोल सकते हैं। एक टूल था हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टोन, मतलब हीट देकर जो स्टोन था उसको हीट देकर शेप देने की कोशिश करी जाती थी। नेक्स्ट है हंटिंग टूल्स एंड वेपन्स। हंटिंग टूल्स कौन से हुआ करते थे, जैसे कि स्पीयर्स, बार्ब पॉइंट एंड थ्रोइंग स्ट्रिक्स, स्पीयर थ्रोवर्स। ये कुछ ऐसे टूल्स थे जिनके थ्रू वो हंट करते थे और ये काफ़ी शार्प्स हुआ करते थे ये सारे टूल्स। और कुछ टूल्स फिशिंग इक्विपमेंट की तरह वो यूज़ करते थे, जिसके लिए वो फिश निकालने के लिए इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट, टूल्स फॉर डेली लाइफ एंड आर्ट। डेली लाइफ में कौन से टूल्स यूज़ करते थे, जैसे कि स्क्रैपर्स, नाइफ्स, ग्राइंडिंग स्टोन्स एंड एनग्रेविंग टूल्स। ये ऐसे टूल्स थे कि वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इनका इस्तेमाल किया करते थे। लास्ट में आप ये बता सकते हैं कंक्लूजन में कि ये जो पीरियड था बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पीरियड था, क्योंकि इसमें जो लोग थे उन्होंने अपने लिए स्टोन्स के थ्रू टूल्स का इस्तेमाल किया। सिर्फ स्टोन नहीं बल्कि हाथी दाँत, सिंग का, पत्थर का, और इसके अलावा और भी जितने भी टेक्निक्स थे उनका इस्तेमाल करके जो टूल्स थे उनको बनाए। तो टूल्स की वजह से उनकी लाइफ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई, क्योंकि अब वो जो अपना जो शिकार था वो बहुत ईजिली कर सकते थे। उनके पास अब ब्लेड जैसा शार्प हथियार आ चुका था, फ्लैगिंग आ चुका था, उनके पास हीट ट्रीटमेंट आ चुका था, जिसके मदद से वो अपने शिकार को करके अपना जो खाना था वो उसको ईजिली ग्रैब करके खा सकते थे। तो इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।